हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है इनको मशरूम या पफ बोल भी बोला जाता है, टोड स्टूल भी बोला जाता है, इसके अलावा बर्ड नेस्ट फंगी भी बोला जाता है। जैसे मशरूम जो सिंपल आप देखते हैं बारिश के टाइम में घरों के आसपास भी उगाती है, जहाँ पर भी आपका थोड़ा सा डेड डिकेइंग पार्ट होता है, यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह होती है, लीव्स वगैरह जो डिग्रेडेड फॉर्म में होती है उनके आसपास ही उगाती हैं। तो जो भी मशरूम होती है, सब टाइप की मशरूम जो होती है हमने पहले डिस्कस किया था, एडिबल नहीं होती। कुछ कुछ मशरूम कैसी होती है, एडिबल होती है। तो जो एगेरिकस मशरूम है वो इसी में आता है। सोयल में ग्रो करती है। ट्री स्टेम मतलब जो भी आपके लकड़ी के छोटे टुकड़े वगैरह हैं या कोई भी जो आपका पर्टिकुलर ट्री है हाफ कटा, उस पर भी ये ग्रो कर जाती है। इसके अलावा पैरासिटिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। पैरासिटिक मतलब जैसे आपकी स्मट और रस्ट, जैसे अस्टिलागो और पक्सीनिया। जैसे अस्टिलागो स्मट कोज करती है, पक्सीनिया रस्ट कोज करती है। नेक्स्ट है माइसीलियम। इसमें ब्रांच है, सेप्टेट है। ब्रांच का मतलब एक पर्टिकुलर आपकी जो माइसीलियम है उससे काफ़ी सारी दूसरी ब्रांच अराइज हो सकती है और इनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और डाइकैरियन टाइप का हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, उसमें डाइकैरियन टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब एक आपके सेल में दो न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। एसेक्सुअल स्पोर इसमें जनरली नहीं मिलता। जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। इसमें सेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं, जैसे बेसिडियोस्पोर जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोगैमी। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं कैसे इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है और जो माइसीलियम होती है उनमें कैसे फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले है, जब भी हम फंगस के बारे में पढ़ते हैं तो फंगस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसमें हाइफे प्रेजेंट होंगे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, साथ में हाइफे इंटरकनेक्टेड होकर इंटरमिंगल्ड होकर क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। तो आप इसको ऐसे समझें जैसे एक माइसीलियम का स्ट्रक्चर है और ये हैप्लॉइड फॉर्म में है और ऐसे पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो हमने एक सिंपल हाइफा इसमें लिया हुआ है और ये एक दूसरा माइसीलियम है। इसके न्यूक्लियस को हमने दो माइसीलियम लिए हुए हैं और दोनों अलग अलग स्ट्रेन के हमने लिए हुए हैं। उस माइसीलियम ने एक पर्टिकुलर हाइफा लिया, मान लो हम इसको रेड कलर से शो कर देते हैं और इस पर्टिकुलर को हम ब्लैक कलर से ही शो कर देते हैं। तो माइसीलियम का जो फ्यूजन है वो कैसे हो सकता है कि जैसे एक माइसीलियम एक स्ट्रेन सेकेंड स्ट्रेन ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं, जैसे आपकी जिप बंद हो जाती है उस तरीके से। और इनमें फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस टाइप से बनता है। जैसे मान लो इनमें फ्यूजन कुछ हुआ तो ऐसे हुआ, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना यहाँ पर आपके दो न्यूक्लियाई हो गए। तो फिर जैसे पूरा इसमें फ्यूजन जब कंप्लीट होगा तो इसमें इस टाइप से न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये आपका न्यूक्लियस है और ऐसे आपके डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डाइकैरियोन का मतलब है कि एक सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं। तो आपका जनरल जो बेसिक माइसीलियम है वो हैप्लॉइड सेल के साथ है, मतलब उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। आपस में फ्यूज कैसा हो गया आपका डाइकैरियोन। डाइकैरियोन और आप डिप्लॉइड को ऐसे समझे, डाइकैरियोन का मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस है लेकिन वो आपस में क्या नहीं है, फ्यूज नहीं है। अब फ्यूजन के बाद क्या होता है कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो एस्कोमाइसिटीज और जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें प्लाज्मोगैमी पहले हो जाती है, लेकिन जो कैरियोगैमी है, जो फ्यूजन है, उनका बाद में होता है। तो मान लो आपके पास एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन चुकी है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जिसमें दो अलग अलग स्ट्रेन के न्यूक्लियस हैं, हेटेरोकैरियोन भी इसको बोला जा सकता है। तो इसमें अब क्या होता है, जर्मिनेशन बनना शुरू होता है, जर्मिनेशन शुरू होता है इसमें और ये डिवाइड करती रहती है ऐसे। और फिर इसमें जैसे क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, मतलब जब भी आपकी थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन आनी होती है उससे थोड़ा सा पहले का टाइम है, तो उसमें क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे। तो क्लेमाइडोस्पोर को आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो, उसके ऊपर एक एक्साइन की लेयर होती है, इंटाइन की लेयर होती है और यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, हेटेरोकैरियोन या डाइकैरियोन इसको बोलेंगे। हेटेरोकैरियोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रेन के हैं। डाइकैरियोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस हैं। उसके बाद अब इसमें अनफेवरेबल कंडीशन आने से पहले क्या हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर आपके मियोसिस के डिवीजन होने शुरू होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है तो फंगस को ऐसे स्पोर बनाने हैं जो मियोसिस के थ्रू बने ताकि उसमें कुछ वेरिएशन बनी रह सके। नॉर्मली हमें पता है कि एसेक्सुअल स्पोर जनरली इनमें नहीं मिलता, जैसे कोनिडिया वगैरह फॉर्मेशन में नहीं मिल रही है। कोनिडिया फॉर्मेशन एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा, इसमें कोनिडिया फॉर्मेशन नहीं है। जो डाइकैरियोटिक आपकी माइसीलियम होती है वो क्लेमाइडोस्पोर बनाना शुरू कर देती है, जैसे अस्टिलागो वगैरह में ये होता है। अब जो ये आपका क्लेमाइडोस्पोर बना,
इसमें जर्मिनेशन के बाद और मियोसिस के बाद ही क्या बनते हैं, आपके बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो हम क्लेमाइडोस्पोर से शुरू करते हैं। अलग अलग ग्रुप में इसको अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। तो जैसे मान लो ये क्लेमाइडोस्पोर अस्ट्रेलागो का मेनली हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अब आगे इसमें जर्मिनेशन शुरू होगा, तो उससे पहले क्या होगा, ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट होंगी। और फिर साथ में किसी किसी में ऐसा भी होता है कि उससे पहले इनमें क्या हो जाता है, आपकी प्लाज्मोगैमी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लाज्मोगैमी अगर होगी तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं दोनों ऐसे फ्यूज हैं। तो ये कैसा हो गया, डिप्लॉयड हो गया। पहले कैसा था, डाइकैरियोटिक, अभी कैसा हो गया, डिप्लॉयड फॉर्म में चेंज हो गया। डिप्लॉयड फॉर्म में चेंज होने के बाद फिर इसमें फर्दर क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो मियोसिस से आपको पता है कि एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगी। तो यहाँ पर कैसे बन जाएंगी, आपकी 4 सेल बन जाएंगी। तो हम इसको अब सिंगल एक ब्लैक कलर से ही शो कर देते हैं। अब इसमें जर्मिनेशन होगा और जितने भी इसमें ये सेल है, इसमें जैसे मान लो आपने 4 कंपार्टमेंट बनाए, इनमें फिर क्या होंगे, ऐसे बेसिडियोस्पोर बनने शुरू होंगे। तो पहले माइसीलियम क्या थी, आपकी हैप्लॉइड की फॉर्म में थी। हैप्लॉइड मतलब एक सिंगल न्यूक्लियाई था। 2 माइसीलियम आपस में अलग अलग तरीके से फ्यूज हो सकती हैं, 2 माइसीलियम आपस में कॉन्टैक्ट में आ सकती हैं। इनके एक का न्यूक्लियर दूसरे पे ट्रांसफर भी हो सकता है, अलग अलग मेथड, स्पर्मेटाइजेशन भी जिसको बोला जाता है। आप सिंपल यही याद रखें कि 2 जो हैप्लॉइड माइसीलियम है, हाइफे जो है, आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूजन के बाद क्या होता है, उसमें डाइकैरियोटिक फॉर्म माइसीलियम बनती है। उसमें फिर जर्मिनेशन होता है, स्पोर बनने शुरू होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर बोला जाता है। क्लेमाइडोस्पोर अर्ली स्टेज में डाइकैरियोटिक फॉर्म में है। तो उनमें प्लाज्मोगैमी तो हो चुकी है, लेकिन उसमें कैरियोगैमी नहीं होती। कैरियोगैमी कंप्लीट होने के बाद वो डिप्लॉयड फॉर्म में आ गए। तो डिप्लॉयड फॉर्म में आने का मतलब यहाँ पे 2n नंबर है। फिर उसके बाद म्यूसिस होगा तो ये n नंबर में चेंज हो चुके। अब इनमें क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर बनेंगे और मतलब काफी सारी फ्रूटिंग बॉडी बनती है। अब इसमें फर्दर कैसा डिवीजन होता रहेगा, माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा, तो काफी सारी फ्रूटिंग बॉडी बन जाएंगी। उसको बोला जाता है बेसिडियोकार्प। हमने पढ़ा ना एस्कोकार्प, वैसे बेसिडियोकार्प बनना शुरू होगा। उसके बाद ये जो स्पोर बनेंगे इसमें बेसिडियोस्पोर, जो इसके सेक्सुअल स्पोर हैं, इनमें फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन बनेंगी फिर से जर्मिनेशन बनेगा। जर्मिनेशन होगा, फिर से आपकी हैप्लॉइड टाइप की क्या बनेगी, माइसीलियम। हैप्लॉइड इन द सेंस कि उसमें जो जर्म प्लाज्म है वो n नंबर में है, और माइसीलियम जो बनेगी वो सेप्टेड फॉर्म में बनेगी। फिर से क्या होगा कि आपकी जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन है, मतलब वो आपस में क्या आएंगी, कॉन्टैक्ट में आएंगे। जैसे मान लो इसको पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें। फिर से जिपर लाइक फ्यूजन में क्या होंगी, डिफ्यूज होंगी। फिर से डाइकैरियन बनेगा, फिर वो फ्यूज होगा, फिर ये साइकिल चलती रहती है। इसी वजह से इनमें बोला जाता है कि इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर है वो मेनली नहीं मिलते, कोनिडिया फॉर्मेशन नहीं पाई जाती। क्लेमाइडोस्पोर से बेसिडियोस्पोर तक की जनरेशन पाई जाती है। पक्सीनिया वगैरह में वेरी भी कर सकता है, लेकिन आप इसको जनरल सिर्फ इस टर्म में याद रखें कि बेसिडियोस्पोर इनको बोला जाता है, जो भी इनमें सेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है जो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प, आप याद रख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एगेरिकस। एगेरिकस जो है, जो हम मशरूम जिसको बोलते हैं, मशरूम जो है वो खाने में भी यूज़ की जाती है। और इसके अलावा आपने देखा भी होगा कुछ मशरूम ऐसी भी होती है जिनमें बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, जो मतलब ऐसे आपके होता है ना कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स वगैरह होते हैं जिनमें बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, कलरेशन प्रोवाइड करते हैं। वैसे कुछ आपकी फंगस भी होती है जिनमें क्या होता है, बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ इन पर्टिकुलर वैरायटी से भी क्या करती है, बिलोंग करती है। एगेरिकस का सिंपल स्ट्रक्चर आपने देखा है, इस टाइप से हम बनाते हैं। आपने घर के आसपास भी देखा होगा, और लोकल लैंग्वेज इसको सांप की छतरी भी बोला जाता है। अगर अपने आसपास कभी देखें, अलग अलग एरिया में अलग अलग डायलेक्ट में इसको बोला भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसको मशरूम बोलते हैं। खाने के पर्पज से यूज़ किया जाता है। प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, फैट इसमें कम होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, विटामिन्स का काफ़ी अच्छा सोर्स है। लेकिन सब मशरूम खाने लायक नहीं होती। कुछ कुछ मशरूम कैसी होती हैं, आपकी पॉइजनस भी होती हैं। जैसे अमेंशिया जो है उसकी एक पर्टिकुलर वैरायटी है, वो पॉइजनस भी होती है। पॉइजनस कैसे होती है कि उसको डेथ कप बोला जाता है। डेथ कप क्या है कि पहले जैसे जो भी राजा वगैरह होते थे जिनमें भी थोड़ी सी दुश्मनी वगैरह होती थी, तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी कहानियाँ होती हैं राजा रानी की, उनमें राजा जब खाना खाते थे तो उससे पहले कोई भी खाना, मतलब ऐसे उनका खाना टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रेजेंट होता था। तो राजा का फूड वगैरह सब कुछ चेक होता था। तो रीज़न क्या होता था कि पहले जो भी आपस में राइवल होते थे, दुश्मनी होती, तो एक दूसरे की मतलब ऐसे किल खत्म कर सकते थे, एक दूसरे को किल कर सकते थे।
तो पहले क्या होता था कि जो डेथ कप है इसको काफ़ी यूज़ किया जाता था राजा वगैरह को ख़त्म करने में या अपने राइवल वगैरह को ख़त्म करने में, तो इसका सूप बना के पिला दिया जाता था। अमनशिया की कुछ वैरायटी तो ऐसी जिनको आप खाने के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैरायटी कैसी हैं आपकी पॉइजनस फॉर्म में है। और ये जो अमनशिया है इसमें इसका जो पॉइजन बनता है वो मेनली आपके आरएनए जो पॉलीमरेज हैं, सॉरी डीएनए जो पॉलीमरेज है उन पर क्या करता है, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज पर एक्ट करता है, तो मेनली आरएनए पॉलीमरेज पर काम करता है। तो इसको देने के बाद पर्टिकुलर 2 या 3 डेज तक कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता था और एकदम से फिर क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी और कोई सिम्टम भी नज़र नहीं आते थे जनरल, और बॉडी फ्लूइड में कुछ मिलता भी नहीं था। तो काफ़ी ड्रेडफुल माना जाता था इसको, और इसको एक पर्टिकुलर एरा में कभी भी आपको स्टोरी पढ़ेंगे तो उनमें काफ़ी जगह पे यूज़ भी किया जाता है, खासकर आपके जैसे जो रोमन कल्चर है उसमें, और जो भी आपके गीज़ा वाला रीजन जो है जहाँ मिस्र के पिरामिड वगैरह जो सुनते हैं तो मिस्र की कहानियों में काफ़ी पाया जाता है इसके बारे में जिक्र। नेक्स्ट अस्टिलागो और पक्सीनिया। अस्टिलागो को स्मट बोला जाता है, इससे स्मट पोज होता है, और पक्सीनिया जो है इसको ब्लैक रस्ट बोला जाता है, इससे रस्टिंग होती है। पक्सीनिया के बारे में आप जो पॉइंट याद रख सकते हैं कि पक्सीनिया के 2 होस्ट हैं, मतलब एक तो आपका प्राइमरी होस्ट जैसे वीट, एक अल्टरनेटिव होस्ट है बर्बेरी वल्गैरिस, वो मिलता है हिमालयन रीजन में, हिली एरिया में, मतलब हिमालय में तो नहीं, मतलब आप हिली एरिया में इसको मान सकते हैं जैसे हिमाचल उत्तराखंड वाले रीजन में, और वीट तो आपको पता है ये प्लेन रीजन में होता है। तो आप सोचें कि एक फंगस का स्पोर मतलब प्लेन एरिया से ट्रैवल करके कहाँ जाता है, हिली एरिया में, वहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, फिर वापस कहाँ पर आता है, प्लेन में, फिर प्लेन से कहाँ पर जाता है, हिल्स में। तो उसकी साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, जो भी आपकी विंड की डायरेक्शन होती है, विंड की डायरेक्शन जिस भी टाइप से होती है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। जैसे पक्सीनिया का जब वीट में इन्फेक्शन होता है तो इसकी जो भी जर्मिनेटिंग स्टेज होती है तो उसका स्प्रेड इस तरीके से होता है कि जब आपकी विंड किस डायरेक्शन में होती है, मेनली हिली एरिया की तरफ जा रही है, तो वहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे जब हिली एरिया में इनकी साइकिल कंप्लीट होती है तो वहाँ से जब पर्टिकुलर विंड प्लेन्स की तरफ आती है तब उनकी वो साइकिल कंप्लीट होती है। तो नेचर में काफ़ी सारे सिस्टम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी और थोड़े पिक्यूलियर से भी हैं, तो आप उनको थोड़ा सा रिलेट करें तो समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। तो जब हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था तो हमने प्रोटिस्टा ग्रुप में वो सब ऑर्गेनिज्म रख दिए थे जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे, मतलब जिनमें सेल वॉल का थोड़ा डिफरेंस था, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंस था, तो हमने सबको प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया, फिर अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया, कोई कोई कनेक्टिंग लिंक के साथ भी हैं। उसी तरीके से फंगस में भी क्या है कि जिन भी आपकी फंगस के सेक्शुअल स्पोर के बारे में नहीं पता कि उनमें सेक्शुअल प्रोडक्शन कैसे होता है, उन सबको ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप में रखा जाता है। तो इसको फंगी इम्परफेक्टाई भी बोला जाता है या इम्परफेक्ट फंगी भी बोला जाता है। तो इम्परफेक्ट इन द सेंस कि इसके जो सेक्सुअल फेज है, इसमें जो भी फंगस मिलती है उनकी सेक्सुअल फेज का पता नहीं होता। और अगर ऐसा होता है कि बाय चांस मान लो कोई साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं और मतलब उनको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर फंगस की जो सेक्सुअल स्पोर हैं वो ये हैं, तो फिर उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। तो आपकी ड्यूटेरोमाइसीटीज में वो सब फंगस रखी जाती हैं जिनकी भी सेक्सुअल स्पोर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल स्पोर्स का क्या है, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी ये फैल सकती है। माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच्ड, ये हम काफ़ी बार पढ़ते भी आ रहे हैं। इसके जो एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया कोज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जैसे आपकी पैरासाइटिक फंगस इसमें ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, मतलब जो भी आपकी पैरासाइट टाइप की फंगस हैं जो भी इस ग्रुप में रखी जाती हैं ज़्यादातर पैरासाइट कंडीशन में है, और जिनका भी सेक्सुअल स्पोर पता चलता है तो फिर बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में डिवाइड कर दी जाती हैं। कोलियोट्राइकम है, ये रेड रोड ऑफ शुगर केन कोज करता है। जैसे आपने कभी भी गन्ना वगैरह खाया हो तो उसमें एक रेड लाइन सी दिखाई देती है, स्ट्रीक सी दिखाई देती है, तो कोलियोट्राइकम की वजह से होता है। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा रिंगवर्म, आपने कभी ऐड वगैरह भी देखी होगी, दाद खाज खुजली की जो ऐड आती है, तो जो भी रिंगवर्म लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं, ट्राइकोडर्मा की वजह से। फंगल इन्फेक्शन कोज करते हैं मेनली ये स्किन पर। तो आज हमने इनके बारे में डिस्कस किया, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में और बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। तो बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कियोमाइसिटीज थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती सी हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज भी उन्हीं से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सेक्सुअल स्पोर के बारे में जानकारी नहीं होती, और जिन भी फंगस के बारे में सेक्सुअल स्पोर के बारे में नहीं पता उन सबको यहाँ पर रख दिया जाता है। फिर जैसे जैसे डिस्कवरी होती रहती है उन सबको वहाँ से सेपरेट आउट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंगस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो फंगस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि फंगस कहाँ कहाँ पर ग्रो करती है और क्या क्या उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है।
एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जब शुरू में हमने डिस्कस किया था कि फंगस आपकी डेड डिकेइंग पार्ट पर ग्रो करती है, इसका मतलब फंगस आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या होगा कि एनवायरनमेंट में जो क्लीननेस प्रेजेंट है, जो भी आपके डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाते हैं, किसकी वजह से है? फंगस की वजह से है। साथ में फंगस आपकी एक अच्छी फ्रेंड भी है। किस सेंस में? कि आसपास सफाई रखती है, जो भी पार्ट ऐसा है जिसको डिके हो जाना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होनी चाहिए, वो सब क्या कर देती है? डिग्रेड करके सोइल में वापस से मिला देती है। इसके अलावा जो आपकी चीज़ फॉर्मेशन होती है और जो भी आपका डिफरेंट टाइप की जो आपकी होती है ना स्वीट्स वगैरह भी जो बनती हैं, जिनमें भी आपके अगर ना स्विस चीज़ टाइप की जो बनती है जिनमें थोड़ी सी मिठास वगैरह भी होती है, उन सब में जो फ्लेवरिंग का काम वो सब कौन करती हैं? आपकी फंगस करती हैं। पेनिसिलियम भी अलग अलग टाइप की आपकी चीज़ बनाने में यूज़ होती है, साथ में उससे एक ड्रग भी मिलती है पेनिसिलिन, वो भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा जैसे क्लाविसेप्स के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि इर्गोट उससे मिलता है, उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस नाइगर है, सिट्रिक एसिड के लिए, ग्लूकोनिक एसिड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ फंगस आपके कुछ नुकसान भी करती है, जैसे आपके जो भी पुराने ऐसी होती है ना, जैसे पांडुलिपियाँ वगैरह होती हैं जो सेलुलोज के पेपर में बनी हुई हैं, जो भी आपकी मनुस्क्रिप्ट वगैरह होती है उनको डिग्रेड कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। आपके जो भी लेदर के वर्क होता है उसको क्या कर सकती हैं? डैमेज कर सकती हैं। साथ में काफ़ी सारे डिजीज़ भी कॉज करती हैं। तो फंगस आप ऐसे मान सकते हैं कि आपकी फ्रेंड भी हैं और फोए भी हैं, दोनों का ही काम कर सकती हैं। लेकिन हम इनके कुछ पर्टिकुलर ट्रेट को यूज़ करके, जैसे आपके सिंगल सेल प्रोटीन है, उनको यूज़ करके हम काफ़ी सारे प्रोटीन रिच एनवायरनमेंट की जो प्रोटीन रिच डाइट है वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे आप ऐसे सोचें कि एक पर्टिकुलर लेवल तक ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक प्रोटीन की डिमांड ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की डिमांड ज़्यादा है, तो प्रोटीन को मीट फॉर्म में लेने से एक तो क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। तो आजकल साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि एक ऐसा आपको फूड सप्लीमेंट दिया जाए कि जिसमें प्रोटीन भी रिचनेस क्या हो? ज़्यादा हो, और उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी क्या हो? कम हो, मतलब आपके रिसोर्सेज क्या हो? कम यूज हो। तो एल्गी और फंगस उसका एक अच्छा सोर्स बन जाती है सिंगल सेल प्रोटीन का। आज हमने डिस्कस किया बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। फंगस के बारे में पूरा डिस्कशन लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल हैं उनको आप लिखकर याद करें, उनके जो भी पर्टिकुलर डिजीज हैं उनको भी लिखकर याद करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।